एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज कितना नुकसान देते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। बोवाइन आइसोलेट्स की बात करें तो आप समझ लीजिए कि ऐसा पाया गया है कि स्टेफ ऑरियस एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि फूड बॉर्न इलनेस ह्यूमन में फूड बॉर्न इलनेस के लिए जिम्मेदार है। आप देखेंगे कि बल्क टैंक मिल्क से कंटामिनेटेड होकर के डेयरी प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन तक पहुंचते हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और ये प्रूव हो चुका है। तो मतलब ये है कि अगर हम मास्टाइटिस को कंट्रोल करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो या तो एंटीबायोटिक मिला हुआ दूध अथवा बैक्टीरिया के साथ वाला दूध जो पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारा दूध तो पास्चराइज होकर के आता है, बैक्टीरिया मर चुका है। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पूरे देश में, हर शहर में, हर टाउन में छोटे छोटे फार्म जो किसान लेकर के रहते हैं और वो लोग जो हैं दूध पैदा करते हैं, और किस कंडीशन में पैदा करते हैं ये हम आपको बताएंगे। और उससे जो वहाँ कोई पास्चराइजेशन नहीं होता है, और हम भी बहुत खुश होकर के उस दूध को खरीदते हैं। इसलिए खरीदते हैं कि उसके अंदर वो ताज़ा दूध, हम फ्रेश दूध हम ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि उनके साथ कितने बैक्टीरिया हम ले रहे हैं। आप कहेंगे कि हम तो दूध को बॉयल करके पीते हैं। भारत में बिना दूध को बॉयल करके पीने का रिवाज नहीं है। और ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, आप उबाल के पीते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उबालने के बाद भी मरते नहीं हैं, या यदि आप 20 मिनट से ऊपर का उबाल नहीं देते हैं तो कई बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप रॉ मिल्क खरीदते हैं तो इन बैक्टीरियाज का आने का चांस आपके पेट तक रहता है। अब स्टेफ ऑरियस की बात करें तो यहाँ पे हम दो ये पिक्चर दिखा रहे हैं। इन पिक्चर को याद रखिएगा। एक ये पिक्चर है जो शुरुआती दौर पे केवल एक क्वार्टर जो है इन्वॉल्व हुआ है, केवल एक ही क्वार्टर इन्वॉल्व हुआ है। 4 क्वार्टर होते हैं थन में, इनमें से एक क्वार्टर इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा थन ही इन्वॉल्व है, और ये इसको हम गैंग्रीनस मैस्टाइटिस कहते हैं। ये सबसे चरम सीमा है मैस्टाइटिस की, जिसको कि किसी तरीके से नहीं संभाला गया और जानवर इस कंडीशन में पहुंच गया है। यहाँ पर ये शुरुआत है, इसको हम क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। और वो मैस्टाइटिस जो हमें पता ही नहीं चलती है, वो पहले से आ जाती है बीमारी, उसको हम लोग सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, और हम हर एक जगह सोर्स देते हैं कि ये डेटा हमने कहाँ से निकाला है, किधर से लिया है। आप इस डेटा को सोर्स पे जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ तक भी हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि यदि हमने किसी का फोटो यहाँ पे डाला है, हालांकि एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता है हमें, लेकिन फिर भी हम हमारा विश्वास है कि उस आदमी के उस सोर्स का यहाँ पे जिक्र होना चाहिए, और वो हम करते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? मेमोरी ग्लैंड का जो पूरा इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम कहते हैं मास्टाइटिस। ये ह्यूमन में भी होता है, ये गोट में भी होता है, शीप में भी होता है, कैटल में भी होता है, बफलो में भी होता है, सब में होता है। जहाँ दूध होगा वहाँ पर मेमोरी ग्लैंड का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन बात है। और ह्यूमन में तो काफ़ी हाइजीन रहता है, इसलिए नहीं केसेस कम आते हैं, बहुत कम केसेस आते हैं। लेकिन भारतवर्ष में आप जानते हैं कि डेयरी में कितना हाइजीन आम किसान मानता है और उसको बरतता है, जिसकी वजह से ये ना आए। चूंकि वो नहीं बरतता है, वो कोई भी हाइजीन पर ध्यान नहीं रखता है, इसलिए ये बीमारी भारत में लगातार फैलती जा रही है। कॉमनली इसमें जो जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इसका अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से स्प्रेड होता है।
जल्दी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि थन एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया के लिए एक ऐसा छुपने का जगह है, और वहीं से दूध पैदा करने वाले सेल्स होते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड के सेल्स होते हैं वो दूध पैदा कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया सीधे उन्हीं पे जाके अटैक करता है और उनसे दूध लेकर के अपने को फलता फूलता रहता है। दूध एक संपूर्ण आहार है, और बैक्टीरिया के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया आहार है, और बैक्टीरिया उसमें जाकर के पलता रहता है। जब तक कि दूध के कलर में या उसके कंसिस्टेंसी में अंतर नहीं दिखाई देता, तब तक हम समझते हैं कि जानवर अच्छा है। लेकिन दूध जब कम होने लगता है, किसी एक थन से कम होता है, एक थन मोटा होने लगता है, या उसमें उसको जानवर छूने नहीं देता है, तो वो गर्म होता है, तो हम समझते हैं कि अब मास्टाइटिस आ गया है। अब मास्टाइटिस आ गया है का मतलब क्या हुआ कि आप समझिए कि ये मास्टाइटिस पिछले 6 महीने से लग गया है, इसमें कम से कम 3 महीने से तो लग ही चुका है, और अब इसका इलाज दुरूह हो गया है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूध पैदा करने वाले सेल लगातार दूध बना रहे होते हैं, और आप कोई भी दवा अगर इसके अंदर, थन के अंदर डालते हैं, वो बहुत देर तक रुकता नहीं है, और वो दूध के साथ मिल जाता है, और मिल करके वो जब दूध का निकाला जाता है उसके साथ निकल आता है। जब तक दूध का कलर नहीं बदलता, जब तक दूध में कोई छीछड़े नहीं दिखाई देते, तब तक किसान इस दूध को बेचता रहता है, और ये दूध डेयरी के दूध में मिलता रहता है। वो तो ये है कि डेयरी में जा कर के इसका पास्चराइजेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये दूध जो है आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन आप ये जानिए कि पास्चराइज मिल्क को भी आप 1 से 2 दिन तक ही रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इवन फ्रिज में भी रखते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के द्वारा दिए गए टॉक्सिन्स इसके अंदर होते हैं, और जब हम पास्चराइज करते हैं तो बैक्टीरिया मरता है, टॉक्सिन्स नहीं मरते। तो ये आप ध्यान रखिए कि भारत में यदि फूड बॉर्न डिजीजेस इतनी ज़्यादा हैं, तो इसका एक कारण ये दूध भी है। और इसमें लॉसेस बहुत सारे होते हैं। अगर आप भारत के लॉसेस की बात करें तो 71.7 करोड़ इतना रुपए का सालाना नुकसान होता है इस बीमारी से। कारण आपने बता दिया कि मिल्क लॉस होता है, एनिमल लॉस होता है, मिल्क जो हम डिस्कार्ड करते हैं उसका लॉस होता है, और जो एक जानवर दूसरे जानवर को स्प्रेड करता है, एक्चुअली जानवर तो स्प्रेड नहीं करता, जानवर तो बैक्टीरिया नीचे डालता है दूध के साथ में, लेकिन जो दूध दूहने वाला है वो अपने हाथ से इस दूध को सभी जानवरों में मिला देता है, और सभी जानवर इन्फेक्टेड होने लग जाते हैं। और यही कारण है कि ये एक बड़ा विषय बना हुआ है डेयरी फार्मर्स के अंदर। अब समस्या हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की और कंट्रोल की, तो वहाँ पे इस पे हम चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक लॉसेस की बात कर रहे हैं। आप पूरा ये पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं, इनके सारे सोर्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि ये लॉसेस इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि लॉसेस कैसे कैसे होते हैं। डिस्कार्डेड मिल्क से, एनिमल लॉस से, ट्रीटमेंट कॉस्ट से, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन से, स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस से, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से कितने लॉसेस होते हैं। और इन लॉसेस का एक उत्तर प्रदेश का डेटा हमने यहाँ पे दिया हुआ है, 832 करोड़ करीब का लॉस है साल का। तो अब अगर आप देखेंगे तो इतने लॉसेस किसान भोगता है, और किसान के पास इसका कोई रास्ता नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि क्यों किसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो करेगा नहीं, और जो करना चाहिए वो कर नहीं पाएगा, और जो कर सकता है वो भी वो नहीं करता है। और इसीलिए मास्टाइटिस जो है देश में एक विकराल रूप लिए हुए है। अगर आप देखें परसेंट ऑफ मिल्क लॉस यहाँ दिखाया गया है कि यदि 1 लाख का आपका सोमेटिक सेल काउंट होता है। अब ये समझिए सोमेटिक सेल काउंट क्या होता है। सोमेटिक सेल काउंट ये होता है कि उसके दूध से, थन से दूध निकाला जाता है, चारों क्वार्टर से अलग अलग दूध निकाला जाता है,
और उनका सोमेटिक सेल काउंट जो है माइक्रोस्कोप में किया जाता है। एक फार्मर के दरवाजे पर ये नहीं हो सकता। उस सोमेटिक सेल काउंट को जब हम देखते हैं, गिनते हैं, तो वो 1 लाख है। जब तक 2 लाख है तब तक हम मानते हैं कि मेस्टाइटिस नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, 2 लाख पर ही 3% का दूध का नुकसान होने लगता है। और जब 4 लाख होता है तो आप देखें 5% का है, 8 लाख का है तो 8% का है। और ये जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है वो 2, 4, 8 और 16, 32 के हिसाब से बढ़ता है। तो आप समझ लीजिए कि एक बार अगर बैक्टीरिया थन में घुस गया है तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। आप शुरुआती तौर पे अगर ध्यान दे देते हैं तब तो शायद कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि ये नहीं मालूम रहता है कि इसका कारण कौन सा बैक्टीरिया है। तो इस तरह से ये एक लॉस का कारण बना हुआ है, एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है भारत में, भारत के किसानों के लिए। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार की मेस्टाइटिस होती है और उनको क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है। इसको पूरे को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हर एक जगह दिया हुआ है। जिस पे हम स्ट्रेस करना चाहेंगे वो यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है वहाँ पे कोई सिम्टम नहीं होता है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स इन द फर्स्ट स्ट्रीम, एनिमल अपीयर्स हेल्दी, एनिमल जो है हेल्दी दिखता है, उसके अडर में कोई साइन नहीं रहता है। लेकिन अगर उसके दूध का पहला स्ट्रिप आप निकालेंगे और किसी काले प्लेटफॉर्म पे उसको डालेंगे, काले शीशे पर डालेंगे, तो उसमें आपको फ्लेक दिखाई देंगे। और वहां से ये शुरुआत होती है कि जो है ये छीछड़े क्यों आ रहे हैं। और वहां से आपको पता चलता है कि ऑलरेडी 3 महीना पहले ये इन्फेक्शन हो चुका है जानवर को। 2 महीना 3 महीना पहले ये इन्फेक्शन जानवर ले चुका है और तब केवल दूध में छींचड़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई सिम्टम नहीं होता है। क्रॉनिक और गैंग्रीनस केसेस के लिए हमने आपको फोटो दिखाया था कि गैंग्रीनस क्या होता है, उसका फोटो दिखाया था। एक्यूट क्लिनिकल का भी फोटो दिखाया था शुरू में, कि इससे आप समझें कि ये एक्यूट है, ये दिखाई दे रहा है, और ये क्रॉनिक है, ये सड़ चुका है। ये समझ लीजिए वहां गैंग्रीन हो गया है। क्रॉनिक के नीचे वाला देखें। ये क्या होता है कि एस और एस एक तरह का बैक्टीरिया है। अगर वो घुस गया तो वो उस समय घुस रहा है जबकि एनिमल जो है लो इम्यूनिटी में है। लो इम्यूनिटी में कब रहता है जानवर? जानवर की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कम कब रहती है? उसके बच्चा देने के 3 महीना पहले और बच्चा देने के 3 महीना बाद तक। इन 6 महीने में अगर एस और एस घुस गया तो वो गैंग्रीनस मेस्टाइटिस कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक थन दिखाया है जो अफेक्टेड क्वार्टर है, एक क्वार्टर इसका अफेक्टेड हुआ है और बाकी थन ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। फिर हम बता दें कि हमारा वीडियो किसी प्रकार के अर्निंग के लिए नहीं बनाया जाता। हमारा वीडियो केवल फार्मर्स को, डेयरी फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए बनाया जाता है। हमारे पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं कि हमको किसी प्रकार की आमदनी होती है, ये मन से निकाल दें। ये केवल शुद्ध तरीके से डेयरी के किसानों को सत्य बात से अवगत कराने का एक प्रयास मात्र है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये कॉजेज होते हैं। अब इनकी चर्चा करें तो बैक्टीरियोलॉजी पूरी की पूरी है। यहाँ पर जितने ये बैक्टीरिया हैं ये सारे काम करते हैं। फंगस जितना है ये सब ये इस बीमारी को पैदा करते हैं। आप एक नॉर्मल देखिए, एक नॉर्मल थन कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने नॉर्मल थन को दिखाया है, वो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। सारे क्वार्टर बराबर हैं। नॉर्मल मिल्क भी आप रोज ग्लास में ले सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें कोई भी छीछड़े, कोई भी फटा दूध का साइन नहीं रहता है। लेकिन देखिए, जब हम मेस्टाइटिस मिल्क का सैंपल लेते हैं,
एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर, या इस महीने लिया, फिर अगले महीने लिया, फिर अगले महीने लिया, तो इस तरह से छीछड़े बढ़ते जाते हैं। ये मेस्टैटिक मिल्क का पिक्चर है। अब आपको ये भी यहां पर बता दें कि 137 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट, वायरस, जो इस बीमारी को कॉज करते हैं। आप इनसे नहीं लड़ सकते। एक किसान इनसे नहीं लड़ सकता, ना इनको खोज सकता, ना इनको देख सकता है। उसके घर में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वो पता कर ले कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस या कौन सा फंगस या ईस्ट इसको काम, इस बीमारी को किए हुए, ताकि वो रोकथाम कर ले। वो संभव नहीं है। ये लेबोरेटरी में संभव होता है और ये बड़े फार्म में ही संभव होता है। इस तरह का सैंपलिंग करना, फिर किसी लैब से टेस्ट कराना, उसमें पैसे लगते हैं, समय लगता है। तो आम किसानों के लिए उसके वश के बाहर है इसको रोकना। लेकिन तरीके तो सबके होते हैं। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का समाधान भी साथ में लाती है। आगे देखते हैं। आप समझ लीजिए इनवाइटिंग फैक्टर क्या है। ये बीमारी को बुलाता कौन है? ये बीमारी को बुलाते हैं ये लोग। ये वो खटाल हैं, ये वो जानवर हैं जो टाउन में, सिटीज में, किनारे किसी तरह एक हटमेंट में रहते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति में इनको रखा जाता है और इनमें अच्छे अच्छे जानवर खरीद के लाए जाते हैं। बफलो को देखिए, बहुत अच्छी बफलो है। ये गाय को देखिए, बहुत अच्छी गाय, ये गाय। ये सब ज्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, लेकिन इनको ला करके इनको ऐसा बना दिया जाता है। ये जानवर को देखिए, हड्डी हड्डी हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ किस प्रकार का हाइजीन है। इनके रहने के कमरे देखिए जिसमें ये जानवर रात में रहते हैं। तो ये सिस्टम रहता है। आप बताइए, यदि एक जानवर को मास्टाइटिस हुआ है तो क्या अन्य जानवर को नहीं हो जाएगा? कौन रोक सकता है इनको? यहाँ मेस्टाइटिस फैलने से कौन रोक सकता है? जानवर इसी कचड़े में बैठेगा, उसका थन जमीन पे जाएगा, कीचड़ में जाएगा, गोबर में जाएगा। तो उसको मेस्टाइटिस होने से कौन रोक सकता है? केवल किसान, और कोई नहीं रोक सकता। यदि वो साफ सफाई रखे। अब यहाँ पर किसान ने साफ सफाई रखा है, लेकिन उसके रहने का घर यही है। जब किसान के रहने का घर ये है तो इसके रहने का घर तो यही होगा ना जानवर का। और गोबर और जानवर में बहुत दूरी नहीं रहती है। अगर आप देखें मेरा कर्सर, तो जहां नाद है वहीं बगल में गोबर है। किसी भी मनुष्य को कहा जाए कि जहां पर हम आपको भोजन खिला रहे हैं वहीं पर आपका टॉयलेट भी हम खोल के रख दे रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या? जानवर को हम जानवर मानते हैं। वो समझते हैं कि गोबर तो शुद्ध है, गोबर तो मतलब गोबर तो पूज्य है। लेकिन जानवर के लिए वो उसका लेट्रिन है भाई। आपके लिए पूज्य होगा, आप उसको पूज्य रखो। अपना दरवाजा उससे लीपो पोतो, आप अपना घर लीपो पोतो। जानवर के लिए उसका लेट्रिन है, वो वहां नहीं खाएगा भाई। तो ये थोड़ा देखना जरूरी होता है। ये सड़क पर पल रहे ये जानवर हैं और इन्हीं का दूध लेकर के आज का यूथ, आज के नौजवान हैं, वो लोग खुश होते हैं। हम तो ताज़ा दूध सीधे डेयरी से लेके आते हैं, थन के नीचे से निकलवा के लाते हैं। थन के भीतर क्या है उसकी स्टोरी मैं आज बता रहा हूँ। ये आप पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों को यदि दिया जाए, इनकी कमी ना हो, तो जानवर में मास्टाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड बताता है कि दो तरह के फैक्टर होते हैं, जो बीमारी काज करने वाले जानवर हैं उनकी वजह से, और जो वातावरण हम जानवर को देते हैं उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और जब तक इन दोनों फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक प्रिवेंशन हो नहीं सकता है। हम कहते रहें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बताता चलूं, मास्टाइटिस के केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका ना तो कोई वैक्सीन है जो लागू हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जब इसके इतने सारे बैक्टीरिया इसके काज करने वाले हैं, वायरस काज करने वाले हैं,
कितनी वैक्सीन एक जानवर को लगा पाएंगे? केवल एफएमडी की वैक्सीन तो फार्मर लगवाता नहीं है। एचएसबीक्यू की वैक्सीन तो जानवर लगवाता फार्मर लगवाता नहीं है। आप कहेंगे कि उसको तुमको 175 वैक्सीन लगवाने हैं, लगवाएगा? तो वैक्सीन है नहीं, प्रिवेंशन है नहीं। आपके पास क्या चीज है? केवल इन्विरॉन्मेंटल फैक्टर आपके पास है। यदि इसको आप संभाल लें, इस क्षेत्र को, मेरा कर्सर देखें, यदि इस क्षेत्र को अगर आप संभाल लेते हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? जानवर में और आदमी में, दोनों में एएमआर हो रहा है। एएमआर क्या चीज है? एंटीबायोटिक एंट्री माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो रहा है। हम इतना सारा एंटीबायोटिक किसी किसी सोर्स से, दूध से सबसे ज्यादा, अपने शरीर में ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके खिलाफ ये एंटीबायोटिक काम करता था अब नहीं करता है। उसको हम एएमआर कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये जानवर में भी हो रहा है, क्योंकि जैसे थनैला रोग हुआ डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, डॉक्टर साहब सबसे पहले एंटीबायोटिक लगाते हैं। तो सवाल यह है कि एंटीबायोटिक लगा करके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? यदि जानवर 6 महीने पहले से मास्टाइटिस का कंट्रोल में, मास्टाइटिस के इन्फेक्शन में आ गया है, तो आप एंटीबायोटिक लगा के क्या कर रहे हैं भाई साहब? और दूध दे रहा है, वो तो आप लगा रहे हैं, लगा करके वहां से हटे तब तक उसका दूध के थैली में, उसके अडर में पूरा का पूरा दूध के साथ वो एंटीबायोटिक डाइल्यूट हो गया। वो क्या काम कर रहा है? नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सब वेस्ट है। इस पर मत सोचिए, इस पर सोचिए जो आपके हाथ में है। आप अपना हाइजीन, अपने घर का हाइजीन, उसके टीट का हाइजीन, उसके मिल्किंग मशीन्स का हाइजीन, उसके मैट का हाइजीन, उसके बैठने उठने का जगह का हाइजीन, ये मेंटेन करिए भाई साहब। ये सस्ता है, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए समस्या बना हुआ है। अब हम कहते हैं कि मास्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि साहब ये 4-5 चीजों पे आप कर लो। 5 चीजें क्या हैं हम बताते हैं आपको। आइडेंटिफाई द ट्रीट आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द क्रिमिनल क्लिनिकल केसेस। भाई क्लिनिकल केसेस तो पहले ही पुराने हो चुके हैं। वो तो पहले सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है, उसके बाद मास्टाइटिस होता है, तो वो तो हो ही गया। आप समझते हैं ये काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा आपका। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं भाई साहब, कुछ नहीं होगा। कोई हो तो मेरे को चैलेंज कर लेना। अब आता है टीथ डिसइंफेक्टर। यस, ये काम करता है। टीथ डिसइंफेक्शन पोस्ट मिल्किंग। अगर आप पोस्ट मिल्किंग टीथ डिसइंफेक्शन करते हैं तो ये इफेक्टिव है। यहाँ गलती से नॉट वेरी इफेक्टिव लिखा हुआ है। एक्चुअली ये पहले के लिए नॉट वेरी इफेक्टिव है, और दूसरे के लिए ये मेन इशू है जो लोग नहीं करते हैं। ये ऊपर नीचे हो गया है, कृपया माफ करिएगा। अब डीसीटी एक होता है, ड्राई काउ ट्रीटमेंट होता है, बहुत इफेक्टिव है। कितने कितने किसान करते हैं? वो कहते हैं दूध देना बंद कर दिया, अब काय को जानवर की तरफ देखना है। अब जानवर जब फिर दूध देखा तब देखेंगे। यही टाइम है जबकि आप एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। दूध देते जानवर में संभव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। संभव तो है ही, आप कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं। लेकिन जब आप ड्राई काउ में ट्रीटमेंट करेंगे उस समय दूध नहीं बन रहा है। यदि आप जो दवा डाल रहे हैं वो थन में रहेगा। यदि आप 12 घंटा पहले डाले हैं या 24 घंटा पहले डाले तो थन में पड़ा रहेगा। वो बैक्टीरिया को रहने नहीं देगा, वो मार देगा, और आपका जानवर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये काम की चीज है। कल क्रॉनिक केसेस, कितना कल करेंगे? कितने जानवर आप भेजेंगे, मतलब बेच देंगे, हटा देंगे? क्या करेंगे आप? ये तो नुकसान है ना। तो इसकी वजह से आपके मेजर से नुकसान तो नहीं बच रहा है। हमने ये कहना है कि नुकसान को कैसे बचाया जाए। जानवर को बेच देना तो एक आसान बात है, लेकिन 1 लाख का जानवर आप लेके आए और 40,000 30,000 में वो जानवर बिक जा रहा है। ये 60-70 हजार रुपया कौन देगा? सरकार तो देती नहीं। तो जो आप गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस स्वयं में डिफेक्टिव है। आप बेच के क्या करें? बेच तो देगा ही भाई,
ये तो फार्मर जानता है कि अगर वो दूध नहीं दे रहा है, उसके 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इफेक्टेड हो, तो बेच ही देता है। अब वो बेच करके कहाँ जाता है जानवर, ये सबको पता है। उसके बाद कह रहे हैं रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मिल्किंग मशीन, ये जरूरी है। खाली मिल्किंग मशीन का नहीं है, खाली मिल्किंग मशीन का नहीं है। जो मिल्कर है उसके हाथ का है, थन का हाइजीन है, जहां जानवर खड़ा है उसका हाइजीन है, जहां वो खा रहा है उसके मैंजर का हाइजीन है, जहां जानवर बैठेगा उस मैट का हाइजीन है, जहां जानवर दूध दूध दूहने के बाद जाकर के बांध में घूमेगा वहां का हाइजीन है। हर जगह गोबर फैलाए रहते हैं, हर जगह घुटने तक, कई कई जगह फार्म में आप जाके देखिए घुटने तक कीचड़ रहता है। जानवर का घुटना कीचड़ के अंदर रहता है। आप समझते हैं कि जानवर उसमें बैठेगा तो उसका बैक्टीरिया नहीं आएगा उसके थन में? तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ केवल मिल्किंग मशीन नहीं है, सबका है। और यहाँ साफ साफ गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन दिया गया है, एक लाइन दिया गया, अनफॉर्चुनेटली द 5 पॉइंट प्लांट इज नॉट वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पैथोजन एंड हेंस इज कपल्ड विद द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। कह रहे हैं कि इससे पैथोजन को हटाना संभव नहीं है, उसके लिए आप इन्वायरमेंटल, जो वातावरण से आ रहा है, जो आप खराब करके रखे हो, किसान खुद हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहना चाहता है, जानवर को क्या रखेगा? तो जब तक आप उस हाइजीन को नहीं मेंटेन करते हो, अपना हाइजीन, जानवर का हाइजीन, जानवर के टीट का हाइजीन, जानवर जहां रहता है उसका हाइजीन, उसके शेड का हाइजीन, जहां बैठता है हाइजीन, इन चीजों को जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप मास्टाइटिस से पार नहीं पाओगे। वो आप जानवर खरीद के लाओगे और बेचोगे और नुकसान कमाओगे। आप दूध में जितना नुकसान फायदा नहीं कमाओगे उतना बेचने में नुकसान हो जाएगा। कुछ चीजें हैं, लोग कहते हैं ये इससे हो जाता है। इसमें मुझे सबसे अच्छी, ये भी गवर्नमेंट के सजेशन है, इसमें कुछ मुझे सबसे अच्छा बैलेंस डाइट, वो तो भारत में कोई खिलाता नहीं है ही नहीं, खिलाएगा कहाँ से? इवन अच्छे अच्छे फार्म नहीं खिला पाते हैं। तो खैर, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट जो संभव नहीं है, फिर भी किसान अपने लेवल से अगर 2 जानवर रखा हुआ है तो वो खिला सकता है, क्योंकि उसकी उतनी ताकत है और उसमें वो अच्छा खासा खिला लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ज़्यादा जानवर रखते हैं और खिलाने का चीज़ जो है जुटा नहीं पाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन की बात करें, ये तो संभव ही नहीं है। कोई भी किसान क्या 170 वैक्सीन लगाएगा? नहीं लगाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपीज की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक चीज़ दिखाई दे रही है जो मास्टाइटिस को बचा सकती है। या तो हर्बल ट्रीटमेंट पे जाएं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाएं, या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाएं, तब जाकर के कुछ न कुछ। लेकिन हाँ, इन ट्रीटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि साइंटिफिक वैलिडेशन जरूरी है। ये नहीं कि भाई हल्दी लगा दो मास्टाइटिस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो, कोई दवा बनाई हो, जो दवा काम करती हो और उसका प्रूव हुआ हो, हैं, उसका ट्रायल हुआ हो, उसका प्रूव हुआ हो, तब उस पे उसको लागू किया जाए। ऐसे हवा में बात न किया जाए। कैंपेन चलाना होगा, ऐसा नहीं होगा चैलेंजेस को मिटाने के लिए, ऐसे नहीं होगा, कैंपेन चलाना होगा। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो वेटनरी क्लिनिक्स हैं, जो पंचायत हैं, इन लोगों को अभियान के रूप में लेना पड़ेगा कि यदि किसान जानवर रखा है तो उसके रह रखाने की जगह साफ होनी चाहिए, जानवर साफ होना चाहिए, उसका ड्रेन जो बह रहा है वो पूरे गांव में नहीं फैलना चाहिए, वो किसी तरफ जा करके एक जगह इकट्ठा होना चाहिए जहां की पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके उसको मारा जा सके, ताकि उसके बैक्टीरिया मर सकें जो पूरे गांव में न फैलें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बनाया जा सकता है कैंपेन रूप में। डेयरी हाउसेस, भाई इतना पैसा डेयरी वाले कमा रहे हैं, खरबों में, करोड़ों में, अरबों में कमा रहे हैं, तो क्या इन लोगों का दायित्व तो नहीं बनता है कि जहाँ से दूध इकट्ठा करते हैं वहाँ के किसानों को ये ट्रेनिंग दें कि भाई ये चीज़ें तुम्हें करनी बहुत ज़रूरी है, वरना हम तुम्हारा दूध नहीं लेंगे। ये तो दूध लिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक का दूध पिलाए जा रहे हैं और जो बैक्टीरियल टॉक्सिन का दूध पिलाए जा रहे हैं, और लोग पी रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए
और जब लोग दूसरे विकल्प में जाते हैं कि हम थन से ले आएंगे, वो पूरा बैक्टीरिया ही उठा लाते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बीच में एक अभियान चलाना पड़ेगा जानकारी के लिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। पता नहीं है, पूरे कुएं में भांग है सर, पता नहीं है। आप यहाँ चलते हैं, और जितने साइंटिस्ट हैं मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आप लोग खाली केवल पेपर पब्लिश कर रहे हैं। आप लोग केवल पेपर पे ध्यान देते हैं, एक पेपर लगा दिया, एक कोई जीन निकाल दिया, ये करेगा। भाई फार्मर को जीन से क्या मतलब यार? आप ये बताओ ना कि डिपिस्टिक बनाओ ना, कि फार्मर जो है दूध में डाले और कलर बदल जाए, वो बता दे कि हाँ भाई मेस्टाइटिस हुआ है, कर दो ना। और जिसने किया है उसको गांव गांव तक लागू करा दो ना, तब हम मानेंगे कि भाई कुछ हुआ है। तो अभियान रूप में करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करें, क्यों नहीं गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है इन एपरेटस को, ताकि ये हाथ से दूहने वाले दूध ये हटें और मशीन से दूध की दुहाई हो, ताकि पूरा का पूरा थन क्लियर हो, पूरा का पूरा दूध निकाला जाए, और उन इंस्ट्रूमेंट को जो है जर्मिसाइड से धोया जा सके, ताकि जो है बैक्टीरिया का यहाँ पर प्रभाव न हो, फैलाव न हो। क्यों नहीं किया जा सकता? कितना पैसा इसमें लगेगा? क्यों नहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इसको कर सकता है? कोई ध्यान नहीं देता है, खाली एक कहानी पढ़ देते हैं कि साहब ये 5 लाइन कर दीजिए, आपका मास्टाइटिस कम हो जाएगा। ऐसा कुछ होता होता नहीं है, ये सब कहने की बात है। रिसर्च के लिए मैं कहता हूं, क्यों आप डिटेक्शन किट क्यों नहीं बताते हो भाई? भाई प्रेगनेंसी पहले जमाने में नहीं पता होती थी, ह्यूमन प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं। आज जानवर की प्रेगनेंसी के लिए है यार, एक टेस्ट लगाओ, पता चल जाएगा कि हाँ प्रेग्नेंट है। हम कहां से कहां पहुंच गए? मेस्टाइटिस के लिए क्यों नहीं इस तरह का डिपिस्टिक बना हुआ है? क्यों नहीं किट बना हुआ है? रिसर्च लोग क्या कर रहे हैं? खाली पेपर छाप रहे हैं। आप ये बनाइए, और ऐसा बनाइए कि किसान उसको एफोर्ड कर सके। आप 500 रुपए का बना दीजिएगा, किसान अफोर्ड करेगा? नहीं करेगा। आगे चलते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं बार बार कहता रहूंगा। मस्टाइटिस को होने ना दें। अगर आपने होने दिया तो वो जाएगा नहीं भाई साहब, जानवर जाएगा, वो नहीं जाएगा। हाँ, आप लकी होंगे कि कोई एक ही बैक्टीरिया होगा, कोई हल्का बैक्टीरिया होगा, तो हो सकता है कि एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करने के बाद वो चला जाए। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादा केसेस में एक को ट्रीट करते रहते हैं, तब तक दूसरा जो है थन खराब हो जाता है, दूसरे को करते रहते तब तक तीसरा खराब हो जाता है। तो ये हमने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अटैचमेंट ऑफ मशीन, अगर मशीन से मिल्किंग अगर आप करते हैं, तो थन को स्टिमुलेट कर लें कम से कम 1 या 2 मिनट तक, और उसके बाद मशीन लगाएं। और मशीन के लिए ध्यान रखें कि उसका प्रेशर बरकरार रहे, ठीक रहे, ना बढ़े ना घटे। और इस बात का ध्यान रहे कि पूरी मिल्किंग करें। इस बात का ध्यान रहे कि जो अगर आप मशीन आप लगाते हैं तो उसको रेगुलर चेक करें, रेगुलर क्लीन करें, उसके पल्सेटर को चेक करें। रबर होस अगर हटाना है, रबर होस हटा दीजिए, क्योंकि दूध उससे हो करके जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप मास्टाइटिस को बचा सकते हैं। ड्राई काऊ के लिए मैंने पहले ही बताया है, कृपया इसको पढ़ें। हर किसान इस लाइन को पढ़ें, और ये काम हर एक किसान करें अपने उन जानवरों में जो ज़्यादा दूध देते हैं। भले उसको मास्टाइटिस नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आप एंटीबायोटिक लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि दूध तो बन नहीं रहा है, वो दूध किसान आदमी के पास तो जा नहीं रहा है, कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है, दूध है ही नहीं। कम से कम उसका थन जो है डिसइंफेक्टेड रहेगा, बैक्टीरिया के बिना रहेगा, ताकि जब वो दूध देगा तो उसको मास्टाइटिस नहीं होगी। तो ये कर सकते हैं जो काम, वो किया जा सकता है। ये साफ सफाई वाला काम किसान कर सकता है, वो किया जा सकता है, बशर्ते कि उसको खुद साफ रखना आता हो। मैं देखता हूँ किसान किस तरह से गांव में जानवरों को रखते हैं, खुद किस तरह से रहते हैं। ऐसे में मेस्टाइटिस की बात न करें, वो तो आएगा ही, वो तो आपके साथ ही रहेगा। जैसे जानवर आपके साथ रहता है, मरता रहता है, वैसे मेस्टाइटिस भी रहेगा। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कम इफेक्टिव है। ट्रीट्स ओनली अर्ली इफेक्टेड एनिमल, जो पता ही नहीं चलता है,
उसको वो ट्रीट कर सकता है, वो पता ही नहीं चलता है। जब तक बैक्टीरियल लोड ज़्यादा नहीं होता है तब तक ही ट्रीटमेंट हो पाता है। लेट डायग्नोसिस होती है इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के हम पक्ष में नहीं हैं। हम इस पक्ष में हैं कि जानवर को होम्योपैथी से ट्रीट कराया जाए। जानवर को आयुष विभाग है, पूरा आयुष विभाग बैठा हुआ है, क्यों नहीं कर सकता है? वेटनरी मेस्टाइटिस के लिए, बोआइन मेस्टाइटिस के लिए क्यों नहीं दवा बना सकता है? बनाओ, इतना ग्रांट है आपके पास, आयुष डिपार्टमेंट के पास, करो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तरीके कुछ हमने यहां पर बताए हैं जिनसे आप मेस्टाइटिस को बचा सकते हो। डी टिप की बात टी डिप की बात हम लोग किए हुए हैं। यहां पे हमने लिखा है किससे आप टी डिप कर सकते हो। लोग बाग केमिनोफोर से टी डिप कर देते हैं भाई, और टीट क्रैक हो जाता है भाई, घाव हो जाता है। ये सब मत करो भाई। और हाथ धोने के लिए या अडर धोने के लिए 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट रखो भाई। वो 1% मत रख दो। 1% जो है फ्लोर धोने के लिए होता है, वो दोनों से एक ही साथ धो देते हैं। उधर टीट जो है क्रैक कर जाता है, और अगर इससे फ्लोर को धो दिया तो फ्लोर साफ नहीं होगा, इससे टीट को धो दिया तो टीट क्रैक कर जाएगा। तो समझें कि 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है और 1% पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, इसका ध्यान रखें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जानवर को मिल्क करने के बाद उसको चारे से न हटाइए, चारा दिए रहिए उसको। कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक उसको चारा खिलाते रहिए। जो भी आपके पास चारा है, आपका हरा चारा नहीं है भाई, सूखा चारा खिलाओ भाई। उसको कैटल फीड डाल के दो, कुछ भी डाल के दो, उसको खड़ा रखो। 30 मिनट तक अगर आपने जानवर को दूध दूहने के बाद खड़ा रख लिया तो उसका जो टीट कैनाल होता है जिससे दूध निकलता है, वो दूध टीट कैनाल बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, आधे घंटे तक खुला रहता है। ये आधा घंटा अगर आपने कर लिया तो बगैर हर्रे लगे न फिटकरी आप जानवर में मास्टाइटिस को बचा सकते हो। और दूसरा ये टीट डिप है जिसकी हम बात कर रहे थे। टीट डिप में क्या होता है, कप होता है, उसमें एक सोल्यूशन बनाया जाता है। ये सोल्यूशन मैंने यहाँ लिखा हुआ, आप देख लेना। जो भी आपको बाजार में मिलता हो ले लो, और ले करके इसके अंदर जो है डिप कर दो। आप देखेंगे कि इससे क्या होता है कि सोल्यूशन टीट कैनाल में घुस जाता है, वहां बैक्टीरिया घुस नहीं सकता। और यहां पर जानवर 30 मिनट तक 45 मिनट तक खड़ा रहता है, चारा खा रहा होता है, वो जमीन में बैठता नहीं है, तो बैक्टीरिया घुस नहीं सकता। तो ये काम आपको अगर कर सकें तो आप समझिए कि मास्टाइटिस के ऊपर आप अपने जानवरों का तो बचाव कर ही पाएंगे। अगर देश के किसान करने लगे तो देश के जानवरों का बचाव होगा। ये हमारा एक्नॉलेजमेंट स्लाइड होता है। हम बहुत सारे साइट पे जा करके पढ़ करके उनमें से जो काम की चीज़ें हैं, जो समझने लायक हैं, जो कामगर चीज़ें हैं, जो लगाई जा सकती हैं, लागू हो सकती हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं स्लाइड के रूप में। और इसलिए भाई साहब हम बहुत मेहनत करते हैं। इस उम्र में मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ केवल इसलिए कि हमारी जानकारियाँ किसानों तक पहुँचे। किसान बिना किसी खर्च के इन जानकारियों को, जो कि सत्य हैं, यदि सत्य ना हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप हमें कॉल करें, बताएं, मेल भेजें, ये चीज़ हमने गलत बताया है। तो आपको फ़ायदा कराने के लिए ये हम बनाते हैं। और चूंकि पढ़े हैं, चूंकि हम वेटनेरियन हैं, चूंकि हम प्रैक्टिस में रहे हैं, चूंकि हम डेयरी के साथ 44 साल से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यूट्यूब पर देखे हुए वीडियो के साथ आप लोग न जाएं। यूट्यूब के वीडियो गलत होते हैं, व्हाट्सएप पे भेजे गए वीडियो गलत होते हैं, फेसबुक पे डाले गए वीडियो गलत होते हैं, सारे गलत होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे, उनमें से एक भी सही नहीं है। तो कृपया उसको न देखते हुए आप हमारे वीडियो को देखें, कम से कम सत्य तो मिलेगा। मत सब्सक्राइब करना भाई, मत करना, लेकिन देखो तो सही, अपना फ़ायदा कर लो, हमारा फ़ायदा छोड़ दो। हमारा तो कुछ फ़ायदा होना नहीं, सब्सक्राइब करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होना है। मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचूंगा जहां आप समझते हो कि हमको फ़ायदा मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं है।
हमारे जो दर्शक हैं जो वीडियो के, वो हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं डेयरी में, वो लोग देखते हैं। वो लोग नहीं देखते हैं जो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। कृपया आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा लास्ट स्लाइड आता है जिसमें कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डेयरी पशु में थनैला रोग के लिए सतर्क रहें, लाभ कमाएं, इस वीडियो को रोक रोक कर देखें। ये भी कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट तो आता नहीं, आप लोग देख करके मन खुश हो जाते हो, कमेंट आता नहीं है। कमेंट नहीं आता है तो हम वीडियो को ठीक से बना नहीं पाते हैं, और क्या आपको चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, हमें नहीं मालूम। जब आप मांगेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि ये देना, तो वो हम देंगे। दूसरी बात कि जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनको इकट्ठा करके हम कुछ वीडियो बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 5 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। एक फीडिंग पर है और एक शेड पर है। अगला वीडियो आपके पास जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि फार्म प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करें और फार्म प्रोडक्ट को कैसे बेचें। इस पर मेरा अगला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। आप देखना चाहें, आप सब्सक्राइब करना चाहें, आपकी मेहरबानी है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। ये वीडियो सत्य पर आधारित है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।